हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा 15 जून 2021 का करंट अफेयर प्लस पीआईबी नोट्स। ठीक है, तो देखिए ये हमारा टॉपिक्स हैं जो हम अंदर देख ही लेंगे। उसके अलावा देखिए जो हमारा ये है जीएस पेपर 1 यूनिट आप देख ही रहे होंगे, पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो इसके अंतर्गत जो तुलु भाषा है उसको इतिहास और इसके लिए जो राजभाषा है उसके दर्जे की इसके अंतर्गत मांग की गई है। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारी राजभाषा है ये कौन से जो है अनुच्छेद में आती है। तो अनुच्छेद जो संविधान की 8वीं अनुसूची है और जो छठा भाग है उसके 16वां भाग है उसके अनुच्छेद 343 से 351 जो अनुच्छेद है उसमें जो है आधिकारिक जो हमारी भाषाएं हैं उससे संबंधित ये प्रावधान है। ठीक है, इसके अलावा देखिए हमारी जो आधिकारिक भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, वो देखिए ये सारी भाषाएं आसमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, ये सारी हमारी भाषाएं हैं। आप थोड़ा सा पॉज करके 22 भाषाएं हैं जिनको पढ़ सकते हैं। तो इसके अंतर्गत अब जो तुलु भाषा है उसको भी जो है संविधान में लाने का कहा जा रहा है। ठीक है, मतलब इसकी मांग जो है जोर पकड़ती जा रही है। तो कौन सी स्टेट में किया जा रहा है? तो हमारे जो कर्नाटक और केरल है इनके अंदर इसे जो है आधिकारिक भाषा मतलब 8वीं अनुसूची में जो है डाले जाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। अगर तुलु भाषा के बारे में देखें हम, तो ये कहाँ पे बोली जाती है? जो हमारे जो ये एक द्रविड़ भाषा है जो कि जो हमारे कर्नाटक और केरल है यहाँ पे बोली जाती है। कर्नाटक के जो दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जो स्थान है और केरल के जो कासरगोड जिला है यहाँ पे ये भाषा जो है बोली जाती है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार जो ये भाषा बोल सकते हैं उन लोगों की संख्या कितनी है? तो 18,40,427 है टोटल तुलु भाषा जो बोलते हैं। ठीक है, तो इसे जो है सबसे विकसित भाषा कहा गया था किनके द्वारा? जो रॉबर्ट कार्लवेल थे। ठीक है, 1814 से लेके 1891 तक जिन्होंने जो बुक लिखी थी उसमें से विकसित भाषा कहा था। उसका नाम क्या था? तो अ कम्प्रिहेंसिव ग्रामर ऑफ द द्रविडियन या साउथ इंडियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है, इसके अलावा जो तुलु भाषा है वो एक समृद्ध मौखिक साहित्य परंपरा है जो कि वहाँ का जो लोकगीत है जिसे पदाना कहते हैं इसके अंतर्गत, और एक जो लोक रंगमंच है जो कि यक्षगान कहते हैं जिसे, उसमें जो है इसे मतलब शामिल किया गया है। ठीक है, उनके द्वारा इसे शो किया जाता है। तो 8वीं अनुसूची आपने देख ही ली यहाँ पे। उसके बाद इसके जो अन्य संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है उनके बारे में देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 344 है, तो उसके जो क्लॉज 1 है उसमें क्या कहा गया है कि संविधान जब से मतलब प्रारंभ हुआ है उससे लेकर 5 वर्ष की जो समाप्ति होगी, ठीक है, उस पर जो है राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग का जो गठन का जो है प्रावधान किया जाएगा। उसके अलावा जो 351 अनुच्छेद है उसके अंतर्गत जो है एक प्रावधान बनाया जाएगा जिसमें जो हिंदी भाषा है उसका विकास किया जा सके। ठीक है, और इसके माध्यम से जो भारत है उसमें हिंदी भाषा को एक सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया जा सके। ठीक है, तो इसके बाद देखिए अगला आर्टिकल क्या है। तो जीएस पेपर 2 से आप यूनिट देख ही रहे होंगे। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, तो इसके बारे में संदर्भ में देख लेते हैं। तो एक स्टेटमेंट मतलब आई थी जिसमें क्या कहा गया था कि जो बिना राशन कार्ड वाले विनाश वाले मतलब लोग हैं उनको विनाशकारी महामारी के बीच मरने के लिए छोड़ दिया गया है। ठीक है, इसका खंडन करने के लिए जो हमारा सेंटर है, केंद्र सरकार है, उसने सुप्रीम कोर्ट को मतलब ये सूचित करते हुए बताया कि जो हमारे राज्य और केंद्र सरकार है उन्होंने जो ऐसे लोग हैं बिना राशन कार्ड के जो लोग हैं और जो NFSA है उसके तहत प्रदान किए गए जो खाद्य सुरक्षा दायरा है जो मतलब जितनी उनकी लिमिट होती है खाद्य देने की, उससे उन्होंने बाहर होकर मतलब और जो FCI के पास है वो 3 लाख टन जो है खाद्यान्न खरीदा है। ठीक है, और इससे लोगों को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया है ऐसे लोगों को जिनके पास राशन कार्ड नहीं था। ठीक है, इस मतलब इसका जो है वो खंडन करने के लिए अगर पृष्ठभूमि देखें हम इसकी, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इनसे पूछा था कि आप जो भोजन है बिना राशन कार्ड वाले लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए रेस्पेक्ट में हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा 2013 का जो नियम है उसका देख लेते हैं। इसका पर्पज़ क्या था? तो लोगों को मतलब एक अच्छा जीवन, गरिमापूर्ण जीवन देने के लिए सस्ते मूल्य पर मतलब वहनीय जो मूल्य होते हैं उस पर अच्छी गुणवत्ता वाला खाना जो है दे, ताकि जो उनके खाद्य और पौष्टिक सुरक्षा है वो उन्हें प्रदान की जा सके। अब इसकी जगह जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या है? तो सबसे पहले क्या होता है इसमें जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली होती है, जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम होता है, उसके तहत कवरेज और पात्रता मतलब किनको ये दिया जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या दिया गया? जो PDS है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम है, 5 किलोग्राम
एक मतलब वो जो राशन दिया जाता है पर मतलब मंथ के लिए, एक व्यक्ति को एक मंथ के लिए, ठीक है। उसमें जो है 75% जो ग्रामीण आबादी है और 50% शहरी जो आबादी है उसको इसके अंतर्गत कवर किया गया है। पर इसके अलावा एक और थी जो अंत्योदय अन्न योजना थी, उसमें क्या किया गया, जो परिवार है उसको 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह जो है हकदारी सुनिश्चित की गई, ठीक है। 2 तरह की जो है इसके अंदर TPDS इसके अंतर्गत ये 2 तरह की स्कीम जो थी, इनसे जो है खाना डिस्ट्रीब्यूट किया गया। उसके अलावा देखिए जो TPDS के अंतर्गत राज्य सहायता प्राप्त मूल्य और उनमें संशोधन जो किया गया कोविड टाइम पे, तो इसके अंतर्गत क्या किया गया, 3 सालों के लिए जो TPDS है उसमें जो हमारे चावल, गेहूं और मोटा अनाज है उनका प्राइस क्या रखा गया, चावल 3 रुपये, गेहूँ 2 रुपये और मोटा अनाज 1 रुपये प्रति माह किलोग्राम से जो है राज्य को जो है लोगों को जो है दिया गया, ठीक है। उसके बाद इसको 3 साल के बाद जो न्यूनतम हमारा MSP होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, उससे इसको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो परिवारों की पहचान है वो किस टाइप से की गई है, तो उनकी पहचान हमारे राज्य जो या फिर जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उनके द्वारा की जाती है, ठीक है। उसके अलावा देखिए महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण सहायता, इसके अंतर्गत जो है, तो इसके अंतर्गत क्या था, 2 स्कीमें थी, एक तो बाल विकास योजना है और एक मध्याह्न भोजन, ठीक है। ये आपने पढ़े होंगे। तो इसके अंतर्गत जो भी हमारे जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं और 6 माह से लेकर 14 साल तक बच्चे होते हैं, इनको जो है निर्धारित मानदंडों पर पौष्टिक आहार दिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो 6 वर्ष की आयु तक के जो कुपोषित बच्चे हैं उनके लिए भी उच्च स्तर के जो पोषण संबंधी मानदंड होते हैं वो निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। उसके अलावा महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता दी गई है इसके अंतर्गत। अच्छा, ये सेम ही वो है, आर्टिकल है ऊपर वाला, तो आर्टिकल मतलब पैराग्राफ, ये दोनों सेम है, ठीक है। उसके अलावा देखिए मातृत्व लाभ, इसके अंतर्गत क्या किया गया, जो हमारी गर्भवती महिलाएं थी और स्तनपान कराने वाली महिलाएं थी उनको 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ भी दिया गया, ठीक है। महिला सशक्तिकरण, इसके अंतर्गत तो जो परिवार का मुखिया है वो किसे माना गया, मतलब ऐसा जारी कर इस पर्पज़ से मतलब वो जारी किया गया कि जो परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक की जो महिला है उसको परिवार का मुखिया माना जाएगा, उसी को जो है राशन कार्ड दिया गया, ठीक है। शिकायत निवारण तंत्र, तो जिला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र का उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा देखिए खाद्यान्न की रखरखाव व परिवहन लागत व उचित मूल्य की जो दुकान होती है उन व्यापारियों का लाभ, इसके अंतर्गत तो जो हमारे वो थे और जो निर्धारित मानदंड थे उनके अनुसार ही जो हमारा खाद्यान्न का परिवहन का खर्च होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे परिवहन कर रहे हैं उसका खर्च, इसका रखरखाव, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज वगैरह, और जो उचित मूल्य की दुकान होता है व्यापारियों के लाभ के लिए, तो उसका जो है निर्धारित मानदंडों से जो है इसको किया जाएगा। और उपरोक्त व्यय को पूरा करने के लिए राज्य को अगर हेल्प चाहिए तो वो किससे लेगी, केंद्र सरकार से, ठीक है। उसके अलावा जो पारदर्शिता और जवाबदेही है, तो इसके अंतर्गत जो भी हमारे PDS हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम, और सामाजिक लेखा परीक्षा और सतर्कता समिति है, ठीक है, इनके गठन से जो संबंधित रिकॉर्ड होंगे वो जो है पब्लिक डोमेन में डाले जाएंगे, ठीक है। खाद्य सुरक्षा भत्ता, तो इसके अंतर्गत अगर हमारे पास जो मतलब सरकार के पास खाद्यान्न और भोजन अगर पूरा नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए खाद्य सुरक्षा भत्ता भी जारी किया गया, ठीक है। दंड अथवा जुर्माना, तो इसके अंतर्गत जो दंड और जुर्माना है, तो मान लीजिए अगर जिला शिकायत निवारण अधिकारी है, ठीक है, उसने कोई राहत पैकेज अगर मान लीजिए अलॉट किया है, ठीक है, और वो पूरा उसे नहीं कर पाते हैं, मतलब किसी भी लोक सेवक या प्राधिकारी को अगर कहा है ऐसा करने के लिए और वो उसे अलॉट नहीं कर पाता है, तो प्रावधान के अनुसार जो इसका जो वो होगा जुर्माना होगा वो राज्य खाद्य आयोग भरेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, तो ये देख ही रहे हैं आप यूनिट, तो इंटरनेट प्रतिबंधों की आवश्यकता पर भारतीय नज़रिए का G7 द्वारा समायोजन, ठीक है। तो अभी G7 का मैंने एक आर्टिकल डाला भी था दृष्टि का, तो इसके बारे में देख लेते हैं संदर्भ क्या है। तो हाल ही में जो है जो ओपन सोसाइटी है उस पर मतलब G7 जो वो थी समिट हुई थी उसमें बात हुई, तो उसके अंतर्गत एक स्वतंत्र रूप में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब कश्मीर को टारगेट नहीं, इनडायरेक्टली कहा गया ऐसा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एक मूल्यों की पुष्टि और प्रोत्साहित करने की बात कही गई, ठीक है। तो इस बयान में जो राजनीति से प्रेरित इंटरनेट शटडाउन है उसको भी स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए खतरा रूप में संदर्भित किया गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली जो है कश्मीर के बारे में कहा गया बिना नाम लिए, ठीक है।
जैसे चाइना के बारे में जो जितनी भी बातें कही गई वो नाम लेके कही गई इस बार, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो इसके अंतर्गत जो ये था 11 लोकतंत्र या फिर डेमोक्रेटिस 11, जो कि ये G7 और ये तीनों चारों देश हैं, इन पर जो है इनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए, ठीक है। तो इन्हें जो बोरिस जॉनसन थे उन्होंने इनको जो है 11 लोकतंत्र का नाम दिया, ठीक है। तो इसके बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो मैंने इसी वीडियो से 2-3 वीडियो पहले G7 करके एक वीडियो डाल रखी है, उसमें दृष्टि का आर्टिकल है, अच्छा आर्टिकल दे रखा है, एक बार देख सकते हैं आप। तो इंटरनेट पर प्रतिबंध की आवश्यकता पर भारत के विचार। तो इस पर भारत के अगर विचार की बात करें तो भारत ने क्या किया, इसको सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। तो इन प्रतिबंधों पर इसे बैन लगाना मतलब आवश्यक बताया, ठीक है। तो दुष्प्रचार और साइबर हमले इसके प्रति काफ़ी संवेदनशील है भारत। तो इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं, उसके बाद आप जाके उस आर्टिकल को देख लीजिएगा, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पृष्ठभूमि में जो है, तो पृष्ठभूमि में जो है भारत पर जो जम्मू कश्मीर में जो इंटरनेट का प्रतिबंध लगा था उसको जांच के दायरे में रखा गया है, ठीक है। तो इसके लिए जो केंद्र सरकार है उसने जो आईटी नियम है उस पर ट्विटर जैसे तकनीकी दिग्गजों का विरोध का सामना कर रही है, ठीक है। तो विरोध के कारण क्या है, जो अभी आपने देखा था पिछले मंथ में ही जो ट्विटर के ऊपर मतलब वो थे जो व्हाट्सअप और ट्विटर पर बैन लगाया गया था इंडिया के द्वारा, और उन्हें मतलब ये कहा गया था कि अपने जो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होता है वो जानकारी आपके पास सेव होनी चाहिए, ठीक है। तो उस टाइप से जो है ट्विटर ने क्या कहा था कि ये अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसके लिए संभावित खतरा है, ठीक है। इसके लिए उसके बाद जो है 2019 से बीच में हमारे जो CAA अधिनियम था, ठीक है, CAA, उसका विरोध, और जनवरी में किसानों के विरोध प्रदर्शन, इसके दौरान जो है दिल्ली और असम में इंटरनेट को बंद कर दिया गया था, ठीक है। इंटरनेट सेवा को निलंबित करने हेतु प्रक्रिया क्या है, तो हमारे जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है इसी का यूज़ किया जा रहा है, और आपराधिक प्रतिक्रिया संहिता CRPC 1973 और टेलीग्राफ अधिनियम 1885, ठीक है, पुराने अधिनियमों का यूज़ किया जा रहा है। उसके अलावा देखिए 2017 से पहले जो इंटरनेट निलंबन आदेश था वो दंड प्रक्रिया संहिता की जो धारा 14 है उसके तहत जो है जारी किए जाते थे 2017 से पहले। उसके बाद देखिए, तो 2017 में क्या किया, जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा इंटरनेट निलंबन को नियंत्रित करने के लिए जो टेलीग्राफ जो अधिनियम है उसके तहत जो दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन नियम है उसको अधिसूचित किया गया 2017 में। उसके बाद जो है नियमों के बावजूद भी सरकार द्वारा प्राय धारा जो 144 है उसके तहत व्यापक शक्तियों का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इन नियमों की जो शक्ति का स्रोत है वो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की जो धारा 5 का 2 है, जिससे भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में जो संदेश हैं उसके अवरोध का प्रावधान किया गया है, ठीक है। अभी जो यूज़ किया जा रहा है फिलहाल यही यूज़ किया जा रहा है जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 5 का क्लॉज 2 है, ठीक है, मतलब मैसेज इंटरनेट को लॉक करने के बंद करने के लिए किसी भी एरिया में। उसके बाद देखिए नाटो शिखर सम्मेलन। तो नाटो शिखर सम्मेलन क्या है, तो अभी हाल ही में जो है इसे जो बेल्जियम की जो राजधानी है बेलारूस उसमें इसे आयोजित किया गया था, ठीक है, जिसमें 30 जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने भाग लिया। अब देखिए बैंकों के बैठक के परिणाम, तो देखिए इसके अंतर्गत एक अनुच्छेद है जिसमें क्या कहा गया कि नाटो के अगर एक भी मेंबर पर अटैक हुआ तो बाकी सब पर भी से अटैक माना जाएगा, मतलब वो उसकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार जो उनके प्रमुख थे उन्होंने क्या कहा कि नाटो की जो संस्थापक है वाशिंगटन संधि जो है और इसमें शामिल जो सामूहिक रक्षा संबंधी है वो अनुच्छेद 5 है उसके प्रति क्या है दृढ़ता से प्रतिबद्ध है, ठीक है। उसके अलावा जो अनुच्छेद 5 है इसको अब मतलब साइबर हमलों की वजह से इसे अपडेट करने का अब टाइम आ गया है, ठीक है। तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन जिसकी फुल फॉर्म क्या है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। वाशिंगटन संधि द्वारा जो है इसे स्थापित किया गया 4 अप्रैल 1949 को बनाया गया। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम, ठीक है। उसके अलावा जो एलाइड कमांड ऑपरेशन मुख्यालय है वो मॉन्स बेल्जियम है, ठीक है। अगर इससे संरचना की बात करें तो देखिए जब नाटो बना था तो इसमें कितने थे 12 राष्ट्र थे, बाद में ये बढ़कर 30 हो गए और सबसे अंतिम जो है 27 मार्च 2030 को जो उत्तरी मकदूनिया है ये शामिल हुआ सबसे लास्ट में, ठीक है। तो इसका जो यूरोपीय राष्ट्र हैं वो जितने भी राष्ट्र हैं मतलब जितने भी देश हैं इसमें वो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं और उनका जो पर्पज़ है वो क्या होना चाहिए, तो इस संधि के सिद्धांतों को आगे बढ़ाना और उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र की सुरक्षा में योगदान करने में जो है
सक्षम किसी भी जो उत्तरी यूरोपीय राष्ट्र है वो उसके लिए खुली हुई है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला अगर हम टॉपिक देखें तो वो है सिप्री ईयरबुक 2021। तो इसके द्वारा अपनी जो ईयरबुक 2021 है वो जारी की गई है, जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो इसके संदर्भ में देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। तो इसके अंतर्गत जो हमारे परमाणु हथियार बढ़े हैं अलग अलग देशों के, जैसे हमारे 2020 से 21 का रेस्पेक्ट दे रखा है। पिछले साल हमारे 150 थे, अब 156 हो गए। ठीक है, पाकिस्तान के 160 से 165 और चाइना के 320 से 350 हो चुके हैं। ठीक है, तो 9 ऐसे देश हैं जो परमाणु संपन्न है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तरी कोरिया। इनके पास जो है 2021 की शुरुआत में अनुमानित रूप से कुल 13,080 परमाणु हथियार थे। कुल मिलाकर जो वैश्विक परमाणु हथियार है उसका 90% से अधिक हिस्सा रशिया और अमेरिका के पास है। ठीक है, और रशिया के पास 6500 के मतलब आसपास है, और यूएसए के पास 5500 के आसपास है। ठीक है, वर्तमान में चिंता का विषय क्या है ये, तो इसमें देख लेते हैं क्या दे रखा है। तो मतलब जो पहले शस्त्रागार बढ़ाने की जो वो थी होड़ थी, उसमें कमी हो गई थी। ठीक है, जो कि अब जो है कहीं ना कहीं कम हो रही है, मतलब जो परमाणु हथियार है वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा चिंता का विषय क्या है, जो भारत और चाइना है, सॉरी भारत और जो पाकिस्तान है उनके बीच मतलब इसका जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। वो अपनी जो नई प्रौद्योगिकी और क्षमताएं हैं उसको खोज रहे हैं एक दूसरे को, मतलब अपने आप को ऊपर उठाने के लिए। ठीक है, उसके अलावा देखिए जो भारत और पाकिस्तान है वो भविष्य में किसी संकटग्रस्त स्थिति के दौरान गलत अनुमान या गलत व्याख्या की वजह से मतलब परमाणु हथियार की ओर अग्रसर ना हो जाए। उसके अलावा परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र के रूप में चीन की जो उभरती हुई छवि है वो भारत के लिए जो है चुनौतियों को बढ़ा रही है। परमाणु हथियारों पर भारत का अगर दृष्टिकोण देखें तो पहले इस्तेमाल ना करना, ये भारत की नीति है। उसके अलावा भारत के अनुसार जो CD है, द कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट, मतलब भारत इसका क्या है, पक्षकार देश है एक। ठीक है, उसके अलावा जो भारत निशस्त्रकारी सम्मेलन है उसमें जो फिजाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी है FMCT, इसके संदर्भ में भी वार्ता के लिए प्रतिबद्ध है। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक क्या है, GS पेपर 2 से आप यूनिट देख सकते हैं। तो न्यू शेफर्ड रॉकेट सिस्टम, अब ये क्या है इसका संदर्भ में देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या है, जो अमेजोन के संस्थापक और अरबपति जो जेफ बेजोस है, ठीक है, इनकी अंतरिक्ष कंपनी जिसका नाम क्या है, ब्लू ओरियन, इसके द्वारा हाल ही में जो पर्यटक है उसको अंतरिक्ष में ले जाने के लिए एक न्यू शेफर्ड रॉकेट सिस्टम की जो है उसमें पहली सीट के लिए ऑनलाइन नीलामी पूरी की गई है। ठीक है, तो जो न्यू शेफर्ड है वो 20 जुलाई को जो मानव सहित अपनी पहली उड़ान भरेगा। ठीक है, 20 जुलाई को क्या हुआ था, जो नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन, ठीक है, इनके चंद्रमा पर उतरने की 52वीं वर्षगांठ का ये प्रतीक है। ठीक है, और बोली जीतने वाले को जो जेफ बेजोस और उनके भाई जो हैं उनके साथ न्यू शेफर्ड पर उड़ान भरने का मौका मिलेगा। ठीक है, पृष्ठभूमि क्या है इसमें, तो जो ब्लू ओरिजिन है इनके द्वारा जो नीलामी आयोजित की गई पहली सीट के लिए 159 देशों के जो 7600 लोग थे। ठीक है, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और पहली जो सीट बिकी वो 28 मिलियन की बोली से बिकी है। ठीक है, अब ये है क्या, न्यू शेफर्ड रॉकेट सिस्टम जो है, तो यह जो है पर्यटकों को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक सैर कराने वाला एक सिस्टम है। ठीक है, और ब्लू ओरिजिन द्वारा इसे बनाया गया। न्यू शेफर्ड का नामकरण अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अमेरिकी जो अंतरिक्ष यात्री था एलन शेफर्ड, उसके नाम पर किया गया। ठीक है, यह पृथ्वी से 100 किलोमीटर से अधिक दूरी पर अंतरिक्ष जो है उसमें उड़ान भरने और अंतरिक्ष जो उपकरण है उसे ले जाने की सुविधा उपलब्ध कराता है। उसके अलावा न्यू शेफर्ड है क्या, पुनः मतलब रीयूजेबल है, दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल उड़ान भरने वाला और ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकली जाएगा और वर्टिकली आएगा करने वाला अंतरिक्ष वाहन है। मिशन के वैज्ञानिक अगर उद्देश्य की बात करें तो ये मिशन क्या करेगा, जो अंतरिक्ष यात्री होंगे और जो अनुसंधान संबंधी अंतरिक्ष उपकरण होंगे, ठीक है, उनको जो कैरेमन लाइन है उससे आगे तक ले जाने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया। ये लाइन क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल से और बाह्य जो अंतरिक्ष है उनके बीच एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अंतरिक्ष सीमा है। ठीक है, इस प्रणाली को तैयार करने का उद्देश्य क्या है, जो शैक्षणिक अनुसंधान, कॉर्पोरेट प्रौद्योगिकी विकास और अन्य उद्यम उपकरणों के लिए अंतरिक्ष में सुगम और लागत प्रभावी पहुंच प्रदान करना। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला टॉपिक क्या है, तो बासमती को लेकर भारत और पाकिस्तान में लड़ाई। साइंस एंड टेक का ये यूनिट आप देख सकते हैं। संदर्भ क्या है, तो देखिए विश्व में जो है बासमती
चावल के सबसे बड़े निर्यातक भारत ने जो यूरोपीय संघ है उसका जो कृषि उत्पाद एवं खाद्य पदार्थ गुणवत्ता योजना जो परिषद है उससे जो प्रोटेक्टेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है उसका दर्जा हासिल करने के लिए आवेदन किया है। ठीक है, इससे भारत को यूरोपीय संघ पर एक बासमती पर एकमात्र जो है स्वामित्व मिल जाएगा। पर पाकिस्तान जो है दूसरा ऐसा निर्यातक है जो इसके बाद दूसरे नंबर पर निर्यात करता है बासमती राइस का। ठीक है, तो इसने जो है भारत के इस कदम का विरोध किया, क्योंकि विशेष रूप से जो यूरोपीय संघ है वहाँ जो पाकिस्तान की बासमती है उसके लिए एक प्रमुख बाजार है। ठीक है, और भारत को बासमती के लिए पीजीआई टैग हासिल होने से इसके निर्यात पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, पहले का अगर घटनाक्रम देखें तो इसके अंतर्गत क्या था, मार्च 2020 में पाकिस्तान ने जो भौगोलिक संकेतक अधिनियम था वो लागू किया गया था। ठीक है, इसके तहत जो पाकिस्तान है उसने बासमती चावल पर एकमात्र अधिकरण का पंजीकरण कराने हेतु भारत द्वारा किए जाने वाले आवेदन का जो है विरोध का अधिकार ले दिया गया। ठीक है, जबकि भारत ने जो 11 सितंबर है उसको यूरोपीय संघ की आधिकारिक पात्रता में प्रकाशित कर आवेदन में बासमती को भारतीय मूल का उत्पाद बताया। ठीक है, 11 सितंबर को। ठीक है, पर जो ये है कृषि उत्पाद एवं खाद्य पदार्थ गुणवत्ता योजना परिषद, उसमें जो है अनुच्छेद जो 52 है उसके अंतर्गत जो अगर इसका विरोध कोई कर रहा है तो 3 महीने का टाइम पीरियड दिया जाता है उस। ठीक है, तो पाकिस्तान का दावा क्या है, पाकिस्तान ने कहा कि जो वह बासमती चावल है वो वहाँ का प्रमुख उत्पादक है और बासमती चावल पर एकमात्र अधिकार के लिए भारत का आवेदन अनुचित है। ठीक है, पृष्ठभूमि अगर इसकी देखें हम तो भारत को जो जीआई टैग मिल गया था बासमती राइस के लिए वो 2010 में ही मिल गया था इन स्टेटों में उगाने के लिए। ठीक है, तो अगर हम जीआई टैग के बारे में देखें तो ये मुख्यतः एक जो है विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित कृषि प्राकृतिक अथवा निर्मित उत्पाद जो होते हैं हस्तशिल्प या फिर औद्योगिक रूप से वो होते हैं। ठीक है, आमतौर पर इन उत्पादों का नाम गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है जो कि वास्तव में इनकी उत्पत्ति स्थान विशेषता को अभिव्यक्त करता है। अब इसके लाभ क्या होते हैं, एक बार मान लीजिए अगर जीआई जो टैग होता है वो सुरक्षा प्रदान किए जाने के बाद किसी अन्य निर्माता द्वारा इससे मिलते जुलते उत्पाद को बाजार में लाने के लिए इसके नाम का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, यह संकेतक ग्राहकों के लिए उत्पाद की गुणवत्ता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करता है। तो जो जीआई टैग है इसका पंजीकृत मालिक कौन होता है, तो जो भी व्यक्ति या उत्पादक का कोई संघ कानून के अंतर्गत अथवा इसके द्वारा निर्धारित संस्था प्राधिकृत कोई भी भौगोलिक संकेतक का जो पंजीकृत होता है वो मालिक हो जाता है इसका। ठीक है, भौगोलिक संकेतक रजिस्टर में इनका नाम भौगोलिक संकेतक के आवेदन किए जाने वाले उत्पाद के वास्तविक स्वामी के रूप में दर्ज हो जाता है। जैसे अब इंडिया अगर करा देगा तो इंडिया का वहाँ पे बासमती राइस के लिए जो है वो हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, भौगोलिक संकेतक पंजीकरण की वैधता अवधि अगर देखें तो किसी भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 10 साल की अवधि तक के लिए वैध होता है। 10 साल के लिए उसको वैध कर दिया जाएगा। जैसा भारत का 2010 से 20 में ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो समय समय पर आगामी 10 वर्षों की अवधि के लिए नवीनीकृत इसे किया जा सकता है। अब देखिए जो भौगोलिक संकेतक संबंधी समझौते और विनियमन है, तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो इसे जो है जो पेरिस अभिसमय था उसके तहत जो भौगोलिक संकेतक बौद्धिक संपदा अधिकार है उसके एक घटक के रूप में शामिल किया जाता है। जो जीआई टैग है वो विश्व व्यापार जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो बौद्धिक संपदा अधिकार है उसके व्यापार संबंधी पहलों जो ट्रिप समझौता है हमारा उस पर भी प्रशासित होता है। ठीक है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, भारत में जो भौगोलिक संकेतक पंजीकरण है उसको वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 इसके द्वारा प्रशासित होता है। ठीक है, ये भारत में होता है। यह अधिनियम 2003 को लागू किया गया। भारत में सबसे पहला जीआई टैग वर्ष 2004 से 5 में दार्जिलिंग चाय जो है उसको दिया गया। ठीक है, चाय पत्ती होती है। उसके बाद देखिए कुछ प्रीलिम्स फैक्ट हैं। तो NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ठीक है, तो ये क्या है, अगस्त 1996 में जो डिपॉजिटरी अधिनियम था उसके अधिनियम के साथ ही NSDL इसकी स्थापना का जो मार्ग है वो प्रशस्त हुआ था 1996 में। यह जो भारतीय पूंजी बाजार है उसमें अभौतिकृत रूप से रखी गई और स्थापित अधिकांश जो प्रतिभूतियां थी उनको संभालने का कार्य इसे दिया गया। तो देखिए इसके अंतर्गत जो NSDL है वो क्या करता है, उसका कार्य क्या होता है, तो पूंजी बाजार में जो निवेशक होते हैं ना और जो दलाल होते हैं उनकी हेल्प करता है ये। ठीक है, जो इसका पर्पज़ है वो दक्षता बढ़ाने, जोखिम कम करने, लागत कम करने वाले निपटान समाधान विकसित करके भारतीय बाजारों की सुरक्षा और सुदृढ़ता सुनिश्चित करना। ठीक है, उसके अलावा यूरोपीय संघ की
सामान्यकृत वरीयता प्रणाली। जीएसपी क्या होता है? जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ रेफरेंस। तो हाल ही में क्या हुआ है, एक जो यूरोपीय संसद है उसमें एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि ये जो जीएसपी श्रीलंका को दिया गया है इसको वापस लेने का आग्रह किया गया है, ठीक है। तो जो ये जीएसपी है वो क्या है, कमज़ोर विकासशील देशों के लिए जो यूरोपीय संघ को निर्यात की जाने वाली वस्तु है उस पर कम शुल्क, मतलब जो श्रीलंका इन्हें भेजता होगा उस पर कम शुल्क या बगैर किसी शुल्क का भुगतान करने की अनुमति देता है, ठीक है, जिससे इन देशों को यूरोपीय संघ के बाजार में महत्वपूर्ण पहुंच मिलती है और विकास की मदद मिलती है। पृष्ठभूमि क्या है? तो श्रीलंका को जो है मानव अधिकारों, श्रम स्थितियों, पर्यावरण की सुरक्षा, सुशासन पर 27 जो अंतर्राष्ट्रीय अभिसम है उनको लागू करने संबंधी प्रतिबद्धता व्यक्त करने पर 2017 में जो जीएसपी प्लस या यूरोपीय संघ की जो सामान्यकृत वरीयता है जीएसपी है उसका दर्जा दिया गया था, 2017 में दिया गया था, ठीक है। उसके अलावा देखिए जीवन वायु, ये क्या है? तो ये एक उपकरण है जो कि आईआईटी रोपड़ द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो इस जो ये मशीन है इसके विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, मतलब जो ऑक्सीजन वगैरह के लिए उसको इसको उसकी जगह पे यूज़ किया जाएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत यह जो है देश का पहला ऐसा उपकरण है जो बिना बिजली के, मतलब इसमें विद्युत का यूज़ नहीं होता है, ठीक है, विद्युत मुक्त होता है ये, ठीक है। उसके लिए भी काम करता है और अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर व ऑक्सीजन जो पाइपलाइन जैसी दोनों प्रकार की ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयों के लिए अनुकूलित होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक क्या दे रखा है, तो ये है क्या? तो जो निरंतर सकारात्मक वायु मार्ग दबाव होता है, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, वो नींद जो नींद होती है उसके दौरान सांस लेने में समस्या, जिसे नींद श्वास अवरोध, सांस लेते टाइम जो मतलब ऑक्सीजन कम हो जाता है ना, वो कहा जाता है। ऐसे मरीजों के लिए एक उपचार पद्धति है, ठीक है। यह मशीन आसान सांस लेने को लेकर हवा के रास्ते को जो है खुला रखने के लिए हल्के वायु दाब का यूज़ करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जर्दालू आम, तो ये जो है बिहार के भागलपुर आसपास के ज़िलों में उगाए जाने वाला आम की एक अनूठी किस्म है, 2018 में से जीआई टैग दिया गया था, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और अगर पसंद आता तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए एंड हैव अ गुड डे।